चलिए, तो सबसे पहले 4 जिला का नाम लेंगे हम। अब अचानक आप लग रहा है आप लोगों को कि भाई 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम हम क्यों ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम है पलामू, गढ़वा, देवघर और धनबाद। झारखंड सरकार की जो नई पॉलिसी अभी आने वाली है जेएसएससी की, या कहे कि आधा आ चुका है, उसमें फिर से हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा जिंदा हो गया है। मतलब हिंदी भाषा पहले हम लोग पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, लेकिन वो सारा काम बंद हो गया। क्षेत्रीय भाषा पे काम चल रहा था, खोटा पे, नागपुरी पे, कुरमाली पे, पंचमरगनिया पे। अब क्या हुआ कि फिर से सरकार की पॉलिसी के बाद हिंदी भाषा जिंदा हुआ है। उसमें 4 जिला, गढ़वा, पलामू, आपका देवघर और धनबाद, ये 4 जिला से सबसे अधिक कॉल अभी आया बीच में। मतलब आने आने इधर पिछले एक सप्ताह में जो कॉल आया है, यही 4 जिला से कॉल आया है कि हम लोग हिंदी भाषा पढ़ना चाहते हैं। अब मान लिया झारखंड के अपने बच्चे, चाहे वो बच्चे गढ़वा के हों या पलामू के, देवघर के या धनबाद के, जो बच्चे हिंदी भाषा पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए लगा कि कुछ करना चाहिए, और फिर से हम लोग हिंदी भाषा पे काम शुरू कर दिए हैं। अभी सिलेबस का तो पूरा अता पता नहीं है, लेकिन पहले वाले सिलेबस को अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कुछ आइडिया मिल जाता है। तो फिलहाल अभी क्लास समझिए, आज की ये डेमो क्लास है। मुखर्जी नगर दिल्ली की बेस्ट फैकल्टी हमेशा रही है आपके लिए अवेलेबल। एक सर है राजकुमार सर, बहुत बेस्ट फैकल्टी हैं, पढ़ा रहे हैं 20 साल से यहाँ पे दिल्ली में। उनको आज हम बुलाए हैं, और आज की जो क्लास होगी वो क्लास होगी झारखंड एसएससी का हिंदी भाषा का। इसका नेचर होगा आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो जो जेपीएससी वाले हैं उनका रहेगा सब्जेक्टिव, और जो जेएसएससी वाले हैं उनका रहेगा ऑब्जेक्टिव। तो ये क्लास आज है पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव, मतलब जो क्लास होगी उसका नेचर होगा पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव। क्लास आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन या लाइव, जो भी मतलब क्लास चाहते हैं कि जुड़े ऑनलाइन में, तो ये जो एप्लीकेशन आपका है जोहार का, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये आपका एप्लीकेशन है, ये आपका ऐप है, और इसको आप डाउनलोड करें, है ना। नए वाले एप्लीकेशन में सारा क्लास चल रहा है, चाहे वो पीटी का हो, चाहे मेंस का हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, टेस्ट सीरीज हो, कंटेंट का कुछ काम हो, जेएसएससी में हिंदी भाषा हो, खोटा भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, सारा क्लास लगातार चल रहा है, चलेगा। कुछ क्लास शुरू हो चुका है, जैसे खोटा वाला क्लास अभी चल रहा है लगातार, हिंदी वाली क्लास शुरू हो गई आज, अंग्रेजी वाली क्लास शुरू होने वाली आजकल में। तो ये आपका एप्लीकेशन है जोहार एडू कैंपस का, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद इसमें आप आराम से क्लास देख सकते हैं, ठीक है। नंबर संपर्क करना हो तो नंबर वही पुराना वाला है, 95999624 और 827, 95999624 और एक नंबर आपका और है 9871230795। तो ये 2 नंबर हैं, इस 2 नंबर पे आप संपर्क करके क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम बोर्ड हवाले करते हैं राजकुमार सर से। राजकुमार सर क्लास आपकी आज लेंगे, आइए सर, वेलकम सर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि पांडे जी ने अभी हमारा परिचय कराया, तो हो सकता है परिचय अतिशयोक्ति हो, प्रायः होता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी जो हम पढ़ाएंगे उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। बेटा, जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम मैंने 3 बार दिया, ठीक है। किन्हीं कारण बस नहीं हुआ, वो अलग बात है। अभी सर ने बताया कि आज का जो क्लास होगा वह ऑब्जेक्टिव होगा, और मेरा जो टॉपिक आज होगा वह है गोदान, ठीक है। क्या है? गोदान, ये मेरा टॉपिक है, ठीक है। अब सबसे पहले हम गोदान के विषय में कुछ बताएं, इससे पहले गोदान के लेखक के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, ठीक। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि गोदान के लेखक निम्नलिखित में से कौन है,
ठीक है। तो हो सकता है उसमें 4 नाम दे दिया जाए, मुंशी प्रेमचंद, ए, बी में फणीश्वर नाथ रेणु, सी में राम स्वरूप चतुर्वेदी और डी में जयशंकर प्रसाद। अब आपको इसमें क्लियर करना है कि वास्तव में इसके लेखक हैं कौन। तो हमने आपको बताया कि गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। बेटा एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हिंदी में एक प्रॉब्लम ये आती है कि प्रायः बच्चे हिंदी को गलत लिखते हैं। अभी जैसे यही है, गोदान के लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है, लेकिन अभी इसको अगर लिखा जाए तो प्रायः बच्चे ऐसा भी लिख देते हैं, मुंशी प्रेमचंद। अब ऐसा लिखेंगे, देखो गलत हो गया। ऐसा भी लोग लिख देते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र। अब ये भी गलत। अब देखो इसमें केवल ये सही, ये रॉन्ग है और ये गलत। तो आप लोग हिंदी यदि पढ़ रहे हैं तो इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध शुद्ध शब्द की जानकारी रख लें, किसी भी लेखक या कवि का शुद्ध नाम जान लें, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद पर प्रकाश डालना चाहेंगे, ठीक है। यदि हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आएं, ठीक है, तो यहाँ देखें मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के पास लमही ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? लमही ग्राम में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी छोड़ दिए थे क्योंकि वो बाय नेचर ठीक नहीं थी। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की। उस पत्नी का नाम था शिवरानी देवी। क्या नाम था? शिवरानी देवी। ये विदुषी थी, विद्वान थी। मुंशी प्रेमचंद के मरने के बाद शिवरानी देवी ने मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखा और उसका नाम रखा मुंशी प्रेमचंद घर में, ठीक है। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, ठीक है। दूसरी, मुंशी प्रेमचंद के पुत्र का नाम था अमृत राय। क्या नाम था? अमृत राय। अमृत राय ने भी अपने पिता की जीवनी लिखा और उसका शीर्षक रखा कलम का सिपाही, ठीक है। ये जो 2 पुस्तक हमने बताई, ये दोनों पुस्तक मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। इन दोनों राइटर को, इनकी पुस्तक के नाम को आप याद कर लेंगे, कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आप जान लें, अब मुंशी प्रेमचंद कहानी और उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस लेखक को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है? तो आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। हम जब हिंदी साहित्य के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि 1918 से 1936 ईस्वी का जो काल है, इसे काव्य के क्षेत्र में छायावाद कहा जाता है, ठीक है। और कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेमचंद युग। और नाटक के क्षेत्र में इसी को
प्रसाद युग कहा जाता है। प्रसाद इन द सेंस जयशंकर प्रसाद। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में जो अंतिम उपन्यास लिखा वह अंतिम उपन्यास है गोदान। ठीक है। और इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ सन 1936 ईस्वी में बंबई से। ठीक। अब आप अगर इतिहास पर दृष्टिपात करें तो बेटा यह जो युग है यह गांधी युग है। सन 1919 से 1947 के पीरियड को गांधी युग कहा जाता है और यही मुंशी प्रेमचंद का युग है। ठीक है। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद युग कब से कब तक था, या छायावाद को प्रेमचंद युग क्यों कहा जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट गोदान पर आप देखें। गोदान मैंने बताया कि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास के क्षेत्र में अंतिम रचना है। यद्यपि मुंशी प्रेमचंद की अंतिम रचना कफन है जो एक कहानी है, यह भी 1936 में लिखी गई। और मुंशी प्रेमचंद ने एक उपन्यास लिखना प्रारंभ किया था बट उसे वो कंप्लीट नहीं कर पाए। उस उपन्यास का नाम है मंगल सूत्र। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, तो आप आंसर देंगे मंगल सूत्र। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे। ठीक है। और कभी कभार आपसे प्रश्न यह भी पूछा जाएगा कि गोदान की भाषा क्या थी। ठीक है। तो इसके पहले हम थोड़ा सा और चर्चा कर लें, फिर इस पर आते हैं। सबसे पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि गोदान शब्द का अर्थ क्या है। गोदान, ठीक है, इसका अर्थ क्या है। ध्यान देंगे ये बहुत ही व्यापक शब्द है, ये भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक सामान्य सा अर्थ है गोदान का, गो माने गाय और दान माने दान, यानी गाय का दान, इसको हम कहते हैं गोदान। हमारे सनातन धर्म में, जिसे हम हिंदू धर्म भी कहते हैं, इसमें एक परंपरा है कि जब आप के घर में कोई बड़े बुजुर्ग मरने के कंडीशन में आ जाते हैं तो पंडित जी बुलाए जाते हैं, उनके हाथ पर कुछ द्रव्य रखा जाता है, कुश रखा जाता है और गाय की पूंछ को उस मरणासन्न के हाथ में दे दिया जाता है और पंडित जी कतिपय श्लोक का उपयोग करते हुए उस गाय का दान कराते हैं और वह गाय कभी कभार वह स्वयं ले लेते हैं और कभी कभार किसी को दान दिला देते हैं। तो गोदान का अर्थ इस सेंस में है और यही सबसे ज़्यादा प्रचलित है। बट इसके एक अर्थ और है। गो माने होता है बाड़ी और दान माने होता है दान, यानी गोदान का मतलब हुआ बाड़ी का दान। एक अर्थ ये है। बाड़ी के दान का मतलब ये हुआ कि आप यदि किसी को वचन दे दिए तो आप अपने उस वचन पर कायम रहते हैं, भले ही आप नष्ट हो जाएं लेकिन वचन को निभाते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म के देवताओं में भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में कहा जाता है कि यह सूर्यवंशी थे, यह रघुवंशी थे और इनके यहाँ कहा जाता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
ये अवध क्षेत्र का है, मुंशी प्रेमचंद अवध प्रांत के हैं, इसीलिए उन्होंने इस शीर्षक का नाम रखा कि यदि हम वाणी का दान दे दें तो भले ही हम नष्ट हो जाएं, भले ही हम बर्बाद हो जाएं, लेकिन उस वाणी पर कायम रहेंगे। ठीक है। तीसरा गोदान का अर्थ होता है, गो माने होता है मर्यादा, और दान माने होता है दान, यानी मर्यादा का दान। ठीक है, कि हम अपनी इज्जत को बचाने के लिए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं, बट अपनी मर्यादा पर आंच नहीं आने देंगे। यह हमारे भारतीय धर्म का एक अंग है। तो गोदान का तीसरा अर्थ हुआ मर्यादा का दान। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देखा कि गोदान के 3 अर्थ होते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले देखा गोदान का अर्थ। आपके JPSSC में यानी झारखंड की जो परीक्षा आयोजित होगी आगामी समयों में, उन सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक कंट्रोवर्शियल शब्द है, विवादित शब्द है, इसका सामान्यतः लोग एक ही अर्थ जानते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया, गोदान का अर्थ क्या है? ए में गाय का दान, बी में बाड़ी का दान, सी में मर्यादा का दान, डी में उपर्युक्त सभी। तो संभावना ज़्यादा यही बनती है कि लोग इसी को ट्रिक लगाएंगे, गाय का दान, उपर्युक्त सभी पर ध्यान कम देंगे। ठीक बेटा, अब अगला पॉइंट ये बनता है कि एक गोदान जो लिखा गया है, इनमें किन किन वाद का परिचय दिया गया है, किन किन वादों को लिखा गया है। तो ध्यान दें, गोदान जब लिखा गया तो वह 1936 था, और 1936 में प्रेमचंद युग समाप्त हो गया था, यानी छायावाद समाप्त हो गया था, और उस समय एक नया वाद शुरू हुआ था, प्रगतिवाद। और यह प्रगतिवाद 1936 से 1942 ईस्वी तक चला था। सन 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब यह पुस्तक लिखी गई, उस दौरान प्रगतिवाद का भी कुछ तत्व इस पुस्तक में समाहित हो गया। अब यहाँ देखें कि गोदान में 3 वाद है। पहला है गांधीवाद। ठीक है, पहला क्या है? गांधीवाद। हमने अभी आपको बताया कि गांधी जी का पदार्पण यद्यप 1917 के चंपारण नील आंदोलन में हो गया था, बट युग जो बनाया गया 1919। गांधी जी का सत्य अहिंसा का जो नीति है, इसका प्रभाव गोदान पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। मुंशी प्रेमचंद ने होरी को इस तरीके से मर्यादा में बांट दिया है, इस तरीके से मर्यादा में बांध दिया है कि होरी कभी झूठ नहीं बोलता। उस पर गांधीवाद का प्रभाव है, सत्य का प्रभाव है, अहिंसा का प्रभाव है। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाद जो यहाँ पर है वह है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद, मजदूर वर्ग का इस गोदान पर बहुत बड़ा प्रभाव है। ठीक है, तीसरा प्रभाव इस पर जो है वह है पूंजीवाद। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गोदान में किन किन वाद का प्रभाव है, तो आप बताएंगे गांधीवाद, मार्क्सवाद और पूंजीवाद। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि गोदान की भाषा क्या है। ठीक, इस पर भी क्वेश्चन MCQ में बनेगा। गोदान
की भाषा, जिसे आप लैंग्वेज कहते हैं। अगर मैं आपको यही क्वेश्चन पूछ लूं कि गोदान की भाषा क्या है और इसमें विकल्प दे दूं खड़ी हिंदी, बी में उर्दू, सी में अवधी और डी में उर्दू एवं खड़ी हिंदी, तो अब आप बताएं इसका विकल्प क्या होगा। राइट आंसर इसका होगा उर्दू एवं खड़ी हिंदी। मुंशी प्रेमचंद शुरू में उर्दू में लिखना शुरू किए थे, इसलिए जब भी आप गोदान को पढ़ेंगे तो उसमें हिंदी और उर्दू के मुहावरे शब्द बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट ये बनता है कि गोदान को महाकाव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाकाव्य। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि गोदान को महाकाव्य क्यों कहा जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि महाकाव्य में एक एक घटनाएं एक एक साथ चलती हैं और उसमें अनेक घटनाओं का संग्रह होता है। हर घटनाएं एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी होती हैं कि पाठक को कभी ये महसूस नहीं होता कि अब घटना चेंज हो रही है। ठीक है, इस उपन्यास में एक नगरी जीवन जिसे आप शहरी जीवन कहते हैं और दूसरा ग्रामीण जीवन को दर्शाया गया है। ठीक है, यहां भी पूछा जा सकता है कि गोदान में निम्नलिखित में से किस जीवन पर प्रकाश डाला गया है। ए ग्रामीण जीवन, बी शहरी जीवन, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर देंगे सी का। ठीक है, अब बेटा देखो अगला पॉइंट ये होता है कि गोदान का मुख्य पात्र कौन है। हमने अभी आपको बताया कि गोदान में नगरीय एवं शहरी ग्रामीण जीवन दोनों की घटनाओं का एक साथ वर्णन किया जा रहा है, लेकिन इसका प्रमुख जो पात्र है गोदान का प्रमुख पात्र। ठीक है, तो गोदान का प्रमुख पात्र एक दाम्पत्य है जिसका नाम है होरी और उसकी पत्नी का नाम है धनिया। तो इसके प्रमुख पात्र और पात्रा होरी और धनिया। ठीक है, होरी और धनिया से जो बच्चे पैदा हुए वह बेटा एक है, उसका नाम है गोबर। क्या नाम है? गोबर। और गोबर की जो पत्नी है उसका नाम है झुनिया। क्या नाम है? झुनिया। ठीक, और होरी की बड़ी बेटी का नाम है सोना और छोटी बेटी का नाम है रूपा, जिसे मुंशी प्रेमचंद प्यार से सोनिया और रुपैया कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा होरी के दो भाई और हैं, यानी होरी के भाई, इसमें इसके दो भाई और हैं। एक भाई का नाम है हीरा और दूसरे भाई का नाम है शोभा। तो हीरा और शोभा इसके दो सगे भाई हैं। ठीक है,
इस ग्रामीण जीवन में एक और पात्र है भोला, जिसे भोला महतो कहा जाता है। और इसने वृद्धावस्था में अपनी शादी की और उसकी जो शादी हुई उसका नाम है नोहरी। क्या नाम है? नोहरी। इसके अलावा शहरी जीवन की तरफ आप आए तो शहरी जीवन में पहले पात्र हैं राय धर्मपाल, जो जमींदार हैं। क्या हैं? जमींदार। इसके अलावा दूसरे जो पात्र हैं मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता। और ये जो मिस्टर मेहता हैं यह दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। क्या हैं? दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर। आपके झारखंड में इन पर क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसलिए ये स्पेशली झारखंड एसएससी के लिए आज का क्लास है। वैसे थ्योरेटिकल जो होगा वो जेपीएससी के लिए भी होगा। ठीक है। तीसरे जो पात्र हैं वह हैं मिस मालती। मिस मालती आधुनिक नारी, आधुनिक नारी डॉक्टर। क्या है? आधुनिक नारी डॉक्टर। इसके अलावा चौथे पात्र जो हैं मिस्टर खन्ना। ठीक है, मिस्टर खन्ना, जो एक पूंजीपति हैं। इनका लखनऊ में गन्ने की मिल है और इनकी पत्नी का नाम है मिसेज गोविंदी। मिसेज गोविंदी। और अन्य पात्र हैं मिस्टर तंखा, जो संपादक हैं। जो मैं लिख रहा हूं यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। किसी पात्र का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा यह इस उपन्यास में क्या रोल अदा कर रहे हैं, इन उपन्यास में इनकी क्या भूमिका है। तो अगर इनके पदों पर आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला पॉइंट यह है कि ये दो जगह की कहानी है। जो एक है सेमरी, जहाँ के राय अमरपाल सिंह हैं, और दूसरा है वेलारी। वेलारी जो एक गांव है। ठीक। अब प्रश्न ये उठता है कि यह किसकी त्रासदी गाथा है। तो गोदान को किसानों की त्रासदी गाथा कहा जाता है। इसमें किसानों की समस्या को इस कदर उठाया गया है कि देखने से लगता है कि यह लगभग 100 साल होने जा रहा है। 2023 चल रहा है, 13 वर्ष के बाद इसकी शताब्दी वर्ष होगी। और इन लगभग 100 वर्षों में मुंशी प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में जिन प्रश्नों को उठाया है, किसानों की जिस समस्या को उठाया है, आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है,
75वां वर्ष मनाया जा रहा है, फिर भी किसानों की वही समस्या है। इसीलिए गोदान को कालजयी उपन्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालजयी उपन्यास। कालजयी का मतलब होता है हर समय में मौजूद रहने वाला। ठीक है, तो यह उपन्यास जो है जिसमें जिन समस्याओं को उठाया गया है वह समस्या आज भी ज्यों की त्यों है, और मुझे तो लगता है आने वाले समयों में भी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इस उपन्यास में मेन बातें मुंशी प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें मुख्य बातें यह है कि किसानों और महाजनी प्रथा, इसमें मुंशी प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं कि जो जातिवाद है, जो जाति प्रथा है, यह सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं है। जाति प्रथा जाति प्रथा यह धार्मिक क्षेत्र में है, धार्मिक क्षेत्र में, यह राजनीतिक क्षेत्र में है, और यह आर्थिक क्षेत्र में है। आर्थिक क्षेत्र में जब भी धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक बात आती है तो तुरंत वहाँ जातिवाद आ जाता है, जाति प्रथा आ जाती है। और ये चाहे वह सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, ये तो हमेशा बने रहेंगे। तो प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं विकास चाहे जितना हो जाए, लेकिन भारत से जाति प्रथा नहीं जा सकती। अगर आप सामाजिक में जाति प्रथा तोड़ देंगे, धार्मिक में जाति प्रथा तोड़ देंगे, आर्थिक में जाति प्रथा तोड़ देंगे, लेकिन हमारे ये राजनीतिज्ञ लोग राजनीति से जाति जाने नहीं देंगे। आज भी आप देखें हर क्षेत्र में जातीय जनगणना की बात हो रही है, जो मुंशी प्रेमचंद बहुत पहले उठा चुके हैं। ठीक है, और इस गोदान में मुंशी प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं कि जो नगर का पूंजीपति है, यह पूंजीपति जनता के शोषण से बना है। लाखों का शोषण करके कोई एक व्यक्ति धनी बनता है। तो जो पूंजीपति होते हैं ये सब शोषक हैं, और इन शोषकों का एजेंट गांव में महाजन होता है, और यही महाजन शोषण करके पूंजी को पूंजीपतियों के पास पहुंचाता है। मुंशी प्रेमचंद ने इसमें इस शोषण के विषय में बताया है कि किसान से ज़बरदस्ती मालगुजारी वसूली जाती है, और जब उसके पास पैसा नहीं होता तो वह महाजनों के पास जाता है। महाजन कोरे कागज़ पर इनसे साइन करा लेता है, और जितना रुपया देता है उससे कहीं ज़्यादा मन चाहा लिख लेता है। और एक बार आदमी इन महाजनों के चंगुल में फंस गया तो कभी भी वह उर्ण नहीं होता। उसकी जनरेशन बाय जनरेशन उस में उलझा रहता है। एक किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारी सरकार इतना ज़्यादा सुविधा प्रदान की है, इसके बावजूद भी अभी भी शोषण चल रहा है। किसी बैंक में जाकर के कोई किसान यदि अपने फसल के लिए, अपनी खेती के लिए ऋण लेता है तो ज़रा देखिए कैसे ऋण दिया जाता है। 10,000 यदि वह लेता है तो उसे 4,000 या 6,000 मिलता है। मुंशी प्रेमचंद उसमें बताना चाहे हैं कि एक किसान एक साहूकार के पास जाता है, साहूकार से 10 रुपया लेता है, साहूकार उसे 9 रुपया देता है, साइन करा लेता है और कहता है जाओ तुम्हें मैंने 10 रुपया दिया। किसान बार बार उसे गिनता है और कहता है हुजूर ये 9 रुपये ही तो हैं,
10 कहाँ है? जमींदार जो साहूकार है वह उस किसान को समझाता है, 9 रुपये तेरे हाथ में है। वो कहता है यस सर। कहा 1 रुपया ब्याज हुआ? कहा यस सर। हाँ मालिक। तो कहा 9 1 10 हुआ? कहा हाँ मालिक। तो कहता है तो 10 रुपया मैंने तुम्हें दिया। अब सोचो, दाता ऋण प्राप्त करने वाले को ऋण देने से पहले ही ब्याज काट लिया। आपका जो झारखंड है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा संथाल विद्रोह जो झारखंड और बिहार दोनों में हुआ था। इसमें जो अनुसूचित जनजातियां हैं, आदिवासी हैं, इनका शोषण कैसे होता है? पहला शोषण तो दिकुओं के माध्यम से होता है। दिकु जाते हैं, इनको काम नहीं करने देते, खुद काम करते हैं। दूसरा, इनको कुछ भी रुपया अगर ब्याज पर दिया जाता है तो वो कभी भी उससे उर्ण नहीं हो पाते। जबरदस्ती उनसे जो उनकी उपजाऊ जमीन है उसमें ब्रिटिश पूंजीपति अपने मनचाहा फसल को पैदा कराते हैं। दूसरी समस्या इसमें है, दिखाया जा रहा है, या इसमें देखें, मुंशी प्रेमचंद ने मिस्टर खन्ना की मिल को आग लगवा देते हैं। मतलब कि जब सर्वहारा वर्ग जगेगा तो बुर्जुआ वर्ग का नाश होना तय है। आने वाले दिनों में जब निम्न पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति जगेगा, उसको शोषण किया गया ये भावना आएगी, एकता आएगी, तो शोषकों की खैर नहीं। दूसरी चीज इसमें बताया गया कि मिस्टर जो गोबर जी हैं, होरी के पुत्र हैं, वह एक लड़की जो भोला की है, झुनिया, उससे प्यार कर लेते हैं। वह गर्भवती हो जाती है, लेकिन लोक लज्जा के वशीभूत होकर के उसकी हिम्मत नहीं होती कि उसे वह घर लाए। वहीं शहर में मिस्टर मेहता मिस मालती लिव इन रिलेशन में रहती हैं, शादी कभी नहीं करती। जो आज लिव इन रिलेशन बढ़ रहा है, यह मुंशी प्रेमचंद 1936 में ही भांप लिया था। इसमें दिखाया गया है कि जब गांव का कोई लड़का शहर जाता है तो उस पर शहरियत चढ़ जाती है, और जब शहरियत चढ़ जाती है तो गांव की मान मर्यादा भूल जाता है। आज हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है कि लोग पश्चिमी सभ्यता से ग्रसित हो रहे हैं और भारतीय सभ्यता, भारतीय समाज की मान मर्यादा भूल रहे हैं। ठीक है। होरी इसमें मेन पॉइंट जो दिखाया जाता है कि होरी को एक गाय की लालसा है। हर किसान को गाय की एक लालसा होती है। गाय को वह लक्ष्मी मानता है। होरी एक गाय को लेकर पूरी जिंदगी परेशान रहता है और गाय का सुख उसे नहीं मिलता। अंत में जिस गाय को जीते जी वह नहीं पाया, वही गाय उसके मरने पर गोदान किया जाता है। पंडित दाता दिन कहते हैं धनिया से, यदि कुछ पैसे हो तो लाओ और इसका गोदान कर दिया जाए। वो कहती है 20 आना पैसे हैं, तो कहते लाओ उसी का गोदान। कितना बड़ा रूढ़िवादिता का मजाक उड़ाया गया है इसमें। जिस व्यक्ति को जीते जी गाय नसीब नहीं हुई, उस व्यक्ति को मरने पर गोदान किया जाता है, गाय का दान किया जाता है। और वह व्यक्ति अपनी मर्यादा के लिए, अपनी दिए हुए वाणी के दान के लिए दर दर भटकता है, जिंदगी में घुट घुट करके मरता है, और एक किसान से वह एक मजदूर बन जाता है। और किसान से मजदूर बनने की जो गाथा है वह महाजनों का शोषण है। तो इसमें मेनली यही बताया गया है कि गोदान कृषकों की एक महागाथा है। किसान कैसे गरीब होता है, कैसे मजदूर होता है, इसका डिटेल वर्णन किया गया है। ठीक है, आज यहीं तक।
थैंक यू सो मच। जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग पूछिएगा। ओके।